हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। बिल्कुल अच्छा, मैं समझता हूँ बिल्कुल आप अच्छे होंगे। आज मैं वर्क पावर एनर्जी का एक टॉपिक है कॉलिजन्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे और इसका डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस के बारे में पूरा जानकारी लेंगे। अब क्या है ना, कोलिजन से चलो शुरुआत करता हूँ। कोलिजन्स आप प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हो, जब आप किसी नेल को दीवार में आप ठोकते हो, हैमरिंग करते हो, तो नेल और हैमर के बीच में क्या होता है, कोलिजन होता है। जब एक पत्थर के टुकड़े को दीवार पर मारते हो तो बॉल क्या होता है, बॉल को दीवार पर मारते हो तो बॉल रिबाउंड होकर पीछे आता है। दैट टाइम बॉल और वॉल पे क्या होता है, कोलिजन होता है। और क्या है, जब आप कैरम बोर्ड खेलते हो, कैरम का गेम आपने देखा होगा, वहाँ पर क्या होता है, जो कैरम में एक स्ट्राइकर होता है, सर्कुलर डिस्क टाइप का बहुत सारे कॉइन होते हैं। एक बड़ा कॉइन होता है जिसको हम कहते हैं स्ट्राइकर। अब स्ट्राइकर को क्या कहते हैं, उसके चारों तरफ बाउंड्री लाइन दिया होता है। कैरम बोर्ड का एक स्क्वायरल प्लेन होता है जिसके चारों तरफ बाउंड्री लाइन दिया होता है। वहाँ से स्ट्राइकर को मारते हैं, फिंगर से फ्लिक करते हैं तो स्ट्राइकर जाके अदर जो हमारा कैरम कॉइन है उससे कोलाइड होता है। तो कोलिजन का मतलब ये इम्पैक्ट, टकराहट ही हिंदी में बोलते हो। तो चलो इसी कोलिजन की बात करेंगे। तो कोलिजन्स की कहाँ कहाँ आपने देखा, अनुभव किया। जब आप कैरम खेलते हो तो स्ट्राइकर और कैरम कॉइन के बीच में क्या होता है, कोलिजन होता है। जब आप किसी बॉल को दीवार पर मारते हो तो दीवार और बॉल के बीच में कोलिजन होता है। जब क्रिकेट मैन बॉल को मारता है तो बॉल और बैट के बीच में कोलिजन होता है। जब अचानक कोई गाड़ी आपस में टकराती है, रोड एक्सीडेंट होता है, तो वहाँ कोलिजन होता है। जब हम किसी को पंच मारते हैं तो दीवार पर पंच मारे तो यहाँ कोलिजन हुआ। तो कोलिजन्स का मतलब क्या हुआ, ये एक बॉडी दूसरे बॉडी पर फोर्स लगाए, एक इम्पल्सिव फोर्स लगाए। इम्पल्सिव फोर्स का मतलब क्या हुआ, जब दोनों बॉडी कांटेक्ट में आए तो टाइम ऑफ कांटेक्ट बहुत छोटा हो और फोर्स बड़ा हो, तो उसी को कहते हैं कोलिजन। अब हम ज़मीन पर चलते हैं तो क्या अर्थ और हमारे पैर के बीच में कोलिजन है, तो इसको कोलिजन नहीं लेंगे, क्योंकि हम जब चलते हैं तो धीरे धीरे जब चलते हैं तो अर्थ और धरती के बीच में तो कांटेक्ट में होता है, लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा लगता है और इम्पल्सिव फोर्स बहुत कम होता है। तो वहाँ पर उसको कोलिजन के रूप में कंसीडर नहीं करेंगे। कोलिजन कब समझेंगे, जब इम्पल्सिव फोर्स लार्ज हो और कांटेक्ट टाइम स्मॉल हो। तो बात समझ में आई। और क्या क्या है कोलिजन समझने के लिए, यह एक क्लोज सिस्टम होता है। क्लोज सिस्टम का मतलब क्या हुआ, दो बॉडी जो एक दूसरे से इम्पैक्ट में आ रहा है, कोलाइड कर रहा है, उसमें क्या होगा, ये मास जो कंजर्व रहेगा, दोनों का मास क्या रहेगा, वो दोनों मिलाकर क्या एक सिस्टम बनाया, दोनों बॉडी मिला के एक सिस्टम बनाया, दोनों का टोटल मास क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। ना तो आइदर उसमें से कुछ मास निकलेगा और ना तो उसमें से मास कोई जुटेगा। अब क्या है ना, ये आइसोलेटेड सिस्टम होना चाहिए। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या हुआ, जब बाहर से कोई फोर्स उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। एक ने दूसरे पर फोर्स ले, जैसे मेरा दो मुट्ठी है, पंच है, मैं मार रहा हूँ तो ये वाला मुट्ठी इसको फोर्स लगा रहा है, ये वाला इसको फोर्स लगा रहा है, कोई बाहर से फोर्स नहीं आ रहा है। इसमें खेल है इंटरनल फोर्सेस का। इंटरनल फोर्स एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे, बाहर का कोई फोर्स रोल नहीं करेगा। तो कोलिजन आपको समझ में आ गया। जो कोलिजन के लिए क्या होना चाहिए, इम्पैक्ट टाइम बहुत छोटा होना चाहिए, इम्पल्सिव फोर्स लार्ज होना चाहिए, क्लोज सिस्टम होना चाहिए, ना तो उसमें कहीं से मास आना चाहिए ना तो मास निकलना चाहिए, और आइसोलेटेड सिस्टम होना चाहिए। तो कोलिजन आपको समझ में आया, बहुत सारा एग्जाम्पल भी आपको दिया गया। अब क्या है ना, कोलिजन्स क्या है तो आपको ऑलरेडी मैं समझा दिया। तो डेफिनेशन वगैरह के लिए अभी हम नहीं, सिर्फ उसका एक हमारा फोकस रहेगा जो कोलिजन क्या है। कोलिजन से लॉजिकल जो क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप उसको समझ पाओ। तो कोलिजन का डेफिनेशन क्या हुआ, आप अपने से डेफिनेशन दे सकते हो। जब दो बॉडी इम्पैक्ट करता है, एक दूसरे पर लार्ज इम्पल्सिव फोर्स लगाता है फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तो उसमें क्या वेलोसिटी चेंज होता है, उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो सकता है, कांस्टेंट रह सकता है या नहीं भी रह सकता है, उसकी मोमेंटम कांस्टेंट रहता है।
तो ये सारे प्रोसीजर जहाँ पर होता है उसको क्या कहेंगे? अब जब दो बॉडी टकराएगा तो दोनों का वेलोसिटी चेंज होना स्वाभाविक है। उसके साथ ही क्या है, जो उसकी मोमेंटम कुछ होगी टकराने से पहले, टकराने के बाद। तो जितने कोलिजन होते हैं उसमें मोमेंटम हमारा कंजर्व रहता है, क्या कि आइसोलेटेड सिस्टम होता है और मास का कोई उसमें जुड़ नहीं होता है, वेलोसिटी चेंज होता है सिर्फ। लेकिन काइनेटिक एनर्जी चेंज हो सकता है। यदि काइनेटिक एनर्जी हीट और साउंड के रूप में, चाहे अदर फॉर्म्स के रूप में उसमें प्रोड्यूस हो जाए, चेंज माने कन्वर्ट हो जाए, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहना जरूरी नहीं है, नहीं रह पाएगा। अब क्या है, लेकिन टोटल एनर्जी बोला जाए तो टोटल एनर्जी तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से जानते हो, जो टोटल एनर्जी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। लेकिन सिर्फ मैकेनिकल एनर्जी की बात किया जाए तो मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट नहीं रहने वाला है। तो चलिए, ये सारे बात आपने कोलिजन में देखा। अब कोलिजन को हम एक्सप्रेशन निकालेंगे। ये कोलिजन, अब हम कोलिजन में क्या होता है ना, 2 डायमेंशनल कोलिजन हो सकता है। एक बॉडी आया, यहाँ से जा रहा था, एक बॉडी यहाँ से फोर्स लगाया, तो क्या हुआ, ये बॉडी का वेलोसिटी इधर हो गया, एक वेलोसिटी का बॉडी इधर हो गया। अब क्या ना तो सीधे गया नहीं, तब एक क्या हुआ, 2 डायमेंशनल कोलिजन हो गया। अब क्या है ना, तो कोलिजन हमारा अभी पहला काम है कोलिजन इन 1 डायमेंशन पढ़ना, उसके बाद कोलिजन इन 2 डायमेंशन पढ़ेंगे। तो कोलिजन 1 अभी जो बात करेंगे, जितना देर आपको इस वीडियो में सिर्फ हम कौन सी का बात करेंगे, हेड ऑन कोलिजन। हेड ऑन कोलिजन क्या होता है, जब एक बॉडी दूसरे बॉडी से किस लाइन में मूव कर रहा हो, जब दो बॉडी एक ही स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा हो, एक ही प्लेन के एक ही स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा हो। मैं बनाया, ये बॉडी है ए, मान लीजिए, जिसका मास है m1, दूसरा बॉडी है, ऑब्जेक्ट लीजिए, इसकी मास कितना है m2, इसकी वेलोसिटी क्या है u1, इसकी वेलोसिटी क्या है u2। आगे में चलकर जब टकराना है, एक ही लाइन में, एक ही प्लेन में जब एक ही लाइन में मूव कर रहा हो, तो टकराने के लिए क्या कंडीशन चाहिए, ये पीछे वाला का स्पीड ज़्यादा चाहिए। यदि आगे वाला का स्पीड ज़्यादा होगा तो आगे भाग जाएगा, पीछे वाला छूटते जाएगा, तो टक्कर होगा ही नहीं, कोलिजन होगा ही नहीं। तो कोलिजन होने के लिए पीछे वाला को स्पीड ज़्यादा होगा, तभी ना उसको ओवरकम करके उसको टकराएगा। तो चलिए, पीछे वाला का स्पीड ज़्यादा है तो टकराया, टकराने के बाद क्या हुआ, इसका स्पीड v1 हो गया और इसका स्पीड क्या हो गया, v2 हो गया। ये है m1, ये है m2, m1 m2। तो चलिए, अब कोलिजन्स तो हम पढ़ रहे हैं। अब कोलिजन इस एक्सप्रेशन निकालने के पहले, अब क्या है ना, कोलिजन में 2 टाइप होगा। कोलिजन में 2 टाइप का कोलिजन होगा। कौन कौन? एक होगा इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन, और दूसरा होगा इनइलास्टिक। अब क्या है ना, इसमें क्या होगा, इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा, जिसमें दोनों चीज़ P और KE क्या रहेंगे। P माने लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, कंजर्व रहेगा। अब इसमें क्या होगा, LP लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा, नॉट कंजर्व्ड। सॉरी, लीनियर मोमेंटम तो हर जगह कंजर्व रहेगा, एक कंजर्व रहेगा, और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगा, नॉट कंजर्व। तो ये 2 कंडीशंस आपको अभी फ़िलहाल रखना है। इसी पर हमारा एक्सप्रेशन निकलेगा कि वेलोसिटी क्या होगा आफ्टर कोलिजन दोनों बॉडी का। तो चलिए, अब क्या है, इलास्टिसिटी। कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई बॉडी पूरी तरह से इलास्टिक हो, क्योंकि क्या है ना, किसी न किसी बॉडी का कुछ एनर्जी क्या है ना अदर फॉर्म में चला जाता है, कोई ना कोई इसमें रेसिस्टिव फोर्स लगता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी का रोल रहता है,
रेसिस्टेंस फोर्स का रोल रहता है, और इस तरह से वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी लॉस होता ही है। लेकिन नियर अबाउट थोड़ा सा मान लेते हैं एकदम इतना कम रिड्यूस हो कि उसको हम नहीं के बराबर समझ लें, तो उस हालत में इलास्टिक कोलिजन हम समझ लेंगे। और यदि एनर्जी का कुछ लॉस होता है तो उसको इनइलास्टिक कोलिजन कहेंगे। तो 100% इलास्टिक होना या 100% इनइलास्टिक होना एक आइडियल कंडीशंस है। अब ले चलिए इलास्टिक कोलिजन और इसको कब समझेंगे। इलास्टिक कोलिजन को समझने के लिए वर्ड आता है, उसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, या इसका दूसरा नाम है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। इसमें यदि V2 माइनस V1 बराबर U1/U2 का वैल्यू 1 आ जाए तो इसको बोलेंगे परफेक्टली इलास्टिक। क्या बोलेंगे? परफेक्टली इलास्टिक। V2 और V1 क्या है? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। एक V2 आगे जा रहा है, V1 पीछे है, तो V2 का स्पीड ज़्यादा हो तो आगे बढ़ते जाएगा, पीछे वाला से वो उसका डिस्टेंस चेंज होते जाएगा। माने वो दोनों के बीच के दूरी का सेपरेशन क्या, दोनों के बीच का सेपरेशन क्या होगा? बढ़ते जाएगा। या आगे वाला की स्पीड कम है तो उसका सेपरेशन घटते घटते धीरे धीरे कम होते जाएगा। तो ये बात है। अब क्या है ना, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कहेंगे इसको। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाई रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। शॉर्ट में लिख देता हूँ, A1 हुआ तो E=1 क्या हुआ? फॉर परफेक्टली इलास्टिक। अब क्या है ना, अब इलास्टिसिटी E का वैल्यू जब आपको 0 से 1 के बीच में होता है अब इलास्टिसिटी यही बताएगा कि कोई चीज़ कितना इलास्टिक है, इलास्टिक कितना है, कितना जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है ना, सिस्टम ऑफ बॉडीज है, ऑब्जेक्ट है ना, वो कितना इलास्टिक प्रॉपर्टीज को शो कर रहा है, वो ई का वैल्यू देता है। तो चलो, तो हमको यदि परफेक्टली इलास्टिक होगा तो इसका वैल्यू 1 आएगा। अब यदि परफेक्टली इन इलास्टिक है तो 0 आ जाएगा। तो चलो आगे अब हम इलास्टिक कोलिजन पढ़ेंगे, तब इन इलास्टिक कोलिजन पढ़ेंगे। उसमें भी कौन? तो हेड ऑन कोलिजन, हेड ऑन कोलिजन। इसका मतलब हुआ 1 डायमेंशनल कोलिजन। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? 1 डायमेंशनल कोलिजन। तो अब इसमें क्या होगा ना, 1 डायमेंशनल कोलिजन तो आपको समझ में आ गया। 1 डायमेंशन का मतलब हुआ ये एक एक्सिस, किसी एक एक्सिस की तरफ हमारा क्या हुआ, सिस्टम ऑफ पार्टिकल मूव कर रहे हैं। A1 इसको A मानिए तो दूसरे को B मानिए, इसको A मानिएगा तो इसको B मानिएगा, इसको A मानिएगा तो इसको B मानिएगा, A और B। तब क्या है ना, हेड ऑन कोलिजन का मतलब A और B एक ही डायरेक्शन में, एक ही प्लेन में मूव कर रहे हैं, तभी ना वो टकराएंगे, तभी ना टकरा सकते हैं। अदरवाइज कैसे टकराएंगे? मान लिया कि इधर भाग रहा तो एक इधर भाग रहा, एक ही प्लेन में अलग अलग डायरेक्शन में भी भागेंगे तो टकराहट नहीं होगा। एक ही प्लेन में एक ही डायरेक्शन में जब दोनों बॉडी मूव करेगा तो कोलिजन होने की संभावना है। अदरवाइज कोलिजन डिफरेंट डायरेक्शन में जब जाएंगे तो कोलिजन नहीं होगा। तो चलिए, अब तो एक कंडीशंस मालूम है, जो हेड ऑन कोलिजन है तो A और B किसी प्लेन में एक ही स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। तो हम उतना चीज़ लैंग्वेज नहीं लिख कर इसको स्ट्रेट लाइन लिख देता हूँ। तो हमारा लिखने की बहुत सारी जो वर्ड है ना वो हमको ख़त्म हो गया। अब हमको सिर्फ एक्सप्रेशन निकालना होगा, ये वेलोसिटी क्या होगा, कोलिजन के बाद वाला V1 और V2 क्या होगा, वो हमको निकालना है। तो 2 तरकीब है। एक कैसा कोलिजन है? तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है। तो क्या है? E1 और U2। अब तो जान रहे हो वेलोसिटी ऑफ A और B,
वेलोसिटी ऑफ ए एंड बी बिफोर कोलिजन। बिफोर कोलिजन क्या है? बिफोर कोलिजन आपको दिख रहा है, बिफोर कोलिजन क्या लिखे हैं? U1 एंड U2, ठीक है, रेस्पेक्टिवली लिख दिया। अब वेलोसिटी ऑफ ए एंड बी आफ्टर कोलिजन क्या होगा? V1 एंड V2 रेस्पेक्टिवली। मैंने कहने का मतलब ये ए का वेलोसिटी V1 है या बी का V2 है, रेस्पेक्टिवली का मतलब ये होगा। अब आगे बढ़ें, मास तो लिखा हुआ है, ए का मास m1 है, m2 का, बी का मास m2 है। अब क्या है ना, फॉर कोलिजन के लिए क्या चाहिए? कोलिजन के लिए क्या चाहिए बच्चों? पीछे वाला तेज जाएगा तब ना आगे वाला से टकराएगा। तो E1 मस्ट बी ग्रेटर देन U2। E1 क्या होगा? मस्ट ग्रेटर देन U2 होगा, तभी टक्कर संभव है। अब क्या है ना, आफ्टर कोलिजन आपको तो मालूम है, दे दिया हुआ है। अब क्या है ना, अब हम निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम P बिफोर कोलिजन, PB लिख दिया। PB मतलब मोमेंटम बिफोर कोलिजन, लिख देते हैं मोमेंटम बिफोर कोलिजन। कितना शॉर्ट में काम करें, ठीक है। अब क्या होगा? M1 U1 M2 U2। मोमेंटम आफ्टर कोलिजन PA, तो मोमेंटम यहाँ आफ्टर, यहाँ कोलिजन क्या होगा? M1 V1 M2 V2। तो आप जानते हो जब मोमेंटम तो हमारा कंजर्व रहता है, चाहे कोई कोलिजन हो, इलास्टिक हो या इनइलास्टिक। तो आप लिख दीजिए M1 U1 M2 U2 M1 V1 M2 V2। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, ये इक्वेशन। अभी इसमें क्या है ना, कितना मोमेंटम ए का चेंज हुआ है देखते हैं। M1 U1 M1 V1 क्या हुआ? M2 V2 M2 U2। तो इसमें M1 कॉमन ले लेता हूँ, रहने देता हूँ, अभी जैसा ज़रूरत पड़ेगा। इसमें M1 कॉमन ले लिया तो क्या हुआ? U1 माइनस V1। इसमें M2 कॉमन ले लिया तो क्या हुआ? V2 माइनस U2। क्या कि हमारा PA बराबर PB, ये तो कंजर्व रहना है। अब दूसरा चीज़ है, या तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व दिखाइए, या परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए क्या है? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बराबर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ये दोनों बराबर होता है। वहीं से काम शुरू कर लेते हैं। अब क्या है ना, फॉर इलास्टिक कोलिजन छोटा में करना है तो आप आराम से कर लीजिए। फॉर इलास्टिक कोलिजन क्या होगा? V2 माइनस V1 बराबर U1 माइनस U2 इक्वल टू 1। ये E का वैल्यू है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन या कोफिशिएंट ऑफ रेजिलियंस। तो ये 1 होता है। तो यहाँ से भी हम एक रिलेशन निकालेंगे और V1 और V2 का वैल्यू निकाल सकता हूँ। देखिए, तो V2 माइनस V1 बराबर क्या हुआ? U1 माइनस U2। क्या होता है? फॉर इलास्टिक कोलिजन, फॉर परफेक्टली लगा देता हूँ, फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। अब क्या है ना, हमको V2 का वैल्यू निकालना है, V1 का निकालना है तो V2 का वैल्यू बैठाएंगे, सॉरी। तो ये V1 प्लस में हो गया, U1 प्लस में हो गया माइनस U2। ये हो गया इक्वेशन 2। तो 1 और 2 की मदद से हम V1 का वैल्यू निकाल सकता हूँ। अब इसको मिटा देता हूँ और बहुत आसानी से, ये स्थिति कब आई?
जब परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, नहीं तो काइनेटिक एनर्जी को हम दिखाएंगे जब बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन बराबर है तो अभी हमारा रिलेशन आ जाएगा। तो ये छोटा बनेगा इसलिए मैं इसको लिया हूँ। तो चलो बच्चों, आपको मैं इजी वे से दिखाना चाहता हूँ जी, आप छोटा आंसर बने, आपको बहुत आराम से याद हो जाए, उसका ध्यान रखते हुए मैंने यहाँ इलास्टिक ई का वैल्यू 1 से हम एक रिलेशन निकाला हूँ, नहीं तो काइनेटिक एनर्जी से हमको लेना पड़ता है एक वैल्यू। अब क्या है, अब आगे फट से मैं इसका वैल्यू V2 का वैल्यू इक्वेशन 1 में बैठा देता हूँ। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ किसका V2 इन 1 तो क्या मिलता है। अब हमारे पास इधर तो V1 है ही नहीं, M1 U1 लिख देता हूँ इक्वेशन 1 को, यदि इसको थोड़ा सा बढ़िया से लिख देता हूँ तो M1 V1, इधर से क्या है M2 है, और V2 की जगह पर क्या लिखूँगा V1 प्लस U1 माइनस U2। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा, देखिए यहाँ पर V2 है ना, तो V2 की जगह पर डायरेक्ट लिख देता हूँ V1 U1 प्लस माइनस U2, V1 प्लस U1 माइनस U2, और उसके बाद माइनस U2 है, माइनस U2 है। देख लें सही तो है ना, V2 माइनस V1 U1 माइनस U2, ठीक है। V2 बराबर क्या हुआ है V1 U1 माइनस U2, ठीक है। अब क्या है, इस बात को मैं अब इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, M1 U1 M1 V1, बात समझ में आ रही, सिंप्लीफिकेशन है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं लग रहा होगा। ये क्या है ना M2 V1 M2 U1 U2 U2 माइनस U2 हो गया 2 U2, तो लिखेंगे माइनस 2 M2 U2, कोई दिक्कत। अब हमको V1 को एक तरफ रखना है, तो ये माइनस है तो उधर लेके चला जाऊँगा, वो प्लस है तो इधर लेके चला आऊँगा, तो क्या होगा M1 U1, ठीक है। इसको लेके चला आया माइनस M2 U1, इसको इधर लेके चला आया 2M2 U2, इधर क्या आएगा M2 V1 बचा हुआ है, और ये माइनस है तो इधर गया तो प्लस हो गया M2 V1, तो वहाँ V1 कॉमन ले लेंगे। अब क्या है ना, कुछ इसमें जुटने U1 कॉमन है, M1 माइनस M2 गया, U1 को बाहर ले लिया, देखो U1 यहाँ पर भी है U1 यहाँ पर भी है, तो ले लिया U1 2M2 U2, ये क्या किया M2 कॉमन ले लिया, तो क्या हुआ V1 सॉरी M2 कॉमन क्या लेंगे, अरे M2 कहाँ से आ गया कॉमन, M1 V1 M2 V1 M2 V1 ये M1 V1 है ना, ठीक है। तो यहाँ पर V1 कॉमन लेता हूँ, तो क्या हुआ M2 प्लस M1। अब क्या है ना, हमको ये V1 का वैल्यू निकालना है, तो V1 बराबर क्या होगा M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 लिख देता हूँ। यहाँ पर क्या हो गया U1, यहाँ पर क्या हुआ 2M2 U2, यहाँ पर क्या हो गया M2 प्लस M1, तो ये हमारा V1 का वैल्यू आ गया। अब V2 का वैल्यू सिमिलरली यदि यहाँ से V2 का वैल्यू बैठाया, यदि यहाँ से V1 का वैल्यू बैठाता तो हमारा क्या आ जाता V2 का वैल्यू आ जाता। तो हम सिमिलरली करके हम डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, उसको निकालने की कोशिश नहीं करेंगे। तो मैं समझता हूँ ये यहाँ से क्या करोगे ना, सिमिलरली इक्वेशन 2 से यदि V2 का वैल्यू बैठाया था, V1 का वैल्यू बैठा दें इक्वेशन 1 में, तो हमारा V2 का वैल्यू आ जाएगा। तो चलिए सिमिलरली क्या करना है, V2 निकालना है ना, तो जहाँ 1 है वहाँ 2 कर दीजिए। V1 निकाले ना, तो यह फॉर्मूला आ गया, जहाँ 1 है वहाँ 2 कर दीजिए, आपका सारा काम हो जाएगा। तो चलिए M1 है तो क्या लिखेंगे M2 करेंगे, M2 है तो क्या करेंगे M1 करेंगे, U1 है तो क्या करेंगे U2 करेंगे। नीचे में इंटरचेंज करने से कोई फ़ायदा नहीं है, यहाँ 1 होगा तो यहाँ 2 होगा, तो वही बात रहेगा M1 प्लस M2, और उधर में क्या आएगा प्लस 2M1 U1
डिवाइडेड बाई M2 M1 प्लस M2। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। बहुत सिंपल वे से बताया हूँ और जितना सिंपल हो सके। काइनेटिक एनर्जी को यूज नहीं किया। काइनेटिक एनर्जी की जगह पर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन या कोफिशिएंट ऑफ रेजिलियंस को यूज किया हूँ, ताकि हमारा सॉल्यूशन क्या है, एक्सप्रेशन बहुत आसानी से आ जाए और छोटा हो। अब क्या है, अब इसमें बहुत सारा कंडीशंस है, किस हालत में इसका क्या क्या रिजल्ट आएगा उसको देखते हैं। अब कंडीशंस को लगाते हैं तो हमारा दोनों आंसर आपको एक जगह रखना होगा, ताकि हमको इसमें कंडीशंस का पुट कर पाए। तो V2 तो आपके पास है, V1 भी लिख दो। तो एक याद है तो दूसरा आपको याद होगा, क्योंकि 1 की जगह पर 2 बैठा देना है यहाँ U1, ताकि आपको एक चीज़ फार्मूला याद है तो दूसरा अपने आप याद है। 2M2 U2 M1 प्लस M2। एक बार कोई गलती नहीं हुई देख लेते हैं यहाँ पर। O2M2 ठीक तो है, M1 इधर प्लस में गया, ठीक है ठीक है। अब आगे कंडीशन, जब M1 और M2 बराबर हो। NCERT से थोड़ा सा अलग लेके चला हूँ, क्योंकि NCERT में एक स्पेशल केस लेके चला है और उसको छोटा बनाया है। तो NCERT में क्या होगा ना, U2 को रेस्ट में बना लो। तो आपका इक्वेशन का कि NCERT में U2 को रेस्ट लेके चला है, तो U2 रेस्ट लेके चलोगे तो एक्सप्रेशन आपको अपने इम्प्रूव इक्वेशन आ जाएगा। तो चलो अब हम क्या करेंगे ना, पहले लेते हैं केस 1। M1 और M2 आपस में बराबर हो, जिसका वैल्यू M के बराबर हो, तब क्या आ जाएगा, V2 का वैल्यू। V2 का वैल्यू निकालेंगे, M1 और M2 बराबर है, जहाँ डिफरेंस है वो तो 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों मास बराबर है। बचेगा ये वाला 2M1 U1, यहाँ M1 मास बराबर है तो M1 M2 लिखना ही नहीं है, M लिखना है, M प्लस M तो 2M लिख दें, 2M, ये कट गया। अब क्या है, V1 का वैल्यू निकालता हूँ, तो ये आ गया U1। और V1 का वैल्यू क्या आएगा, तो V1 का वैल्यू में M1 M2 डिफरेंस वाला तो 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का मास बराबर है। यहाँ पर आएगा 2M U2, M1 और M2 जुटेगा तो 2M हो जाएगा, क्योंकि M1 भी M है M2 भी M है, दोनों जुड़ेंगे तो हो गया। तो क्या हो गया, 2M कट गया तो ये हो गया आपको U2। तो हमको क्या कंडीशंस मिला, देखिए ये बॉडी A है, इसकी वेलोसिटी क्या था, U1 था, इसकी वेलोसिटी क्या था, तो U2 था। अब टकराया तो ये V1 था, वो क्या बन गया, U2 बन गया। ये A है A, और ये बन गया V1, और दूसरा था B, इसका वेलोसिटी क्या था V2, जो क्या बन गया, U1 बन गया। अब क्या निकालते हैं, देखिए यहाँ पर B की वेलोसिटी बन गया, इसको यदि हम VA लिख दो, इसको लिख दो VB, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टकराने के बाद, ये रहने देता हूँ, ये टकराने के बाद VA क्या बन गया ये बन गया VB, और यहाँ VB क्या बन गया, VA। मैंने A वाला के वेलोसिटी B बना लिया, B वाला का वेलोसिटी A एक्वायर कर लिया। मैंने जब दो बॉडी इक्वल मास का हो और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो, तो A वाला का वेलोसिटी B वाला ले लेगा, और B वाला का वेलोसिटी एक्वायर कर लेगा A वाला, मैंने दोनों के वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाएगा। इसको याद रखो, आपको न्यूमेरिकल में, ऑब्जेक्टिव में बहुत काम का चीज़ होगा। अब मान लीजिए, आपको बता देता हूँ, एक और एग्जाम्पल ले लीजिए ताकि आपको याद हो जाए। कैसे याद होगा, अब देखिए A है, A B है, इसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, इसकी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड। A है, B है, टकराने के बाद क्या होगा, टकराने के बाद क्या होगा, A वाला का वेलोसिटी हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड, अब B वाला का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा, A वाला का B वाला का A। तो आपको बहुत अच्छा एक निष्कर्ष निकला, कंक्लूजन आया। अब आगे हम
दूसरा कंडीशन, मान लीजिए जब बी हमारा शुरू में ही रेस्ट में है, कोलिजन से पहले क्या है तो रेस्ट में है, तो हमारा क्या रिलेशन आएगा, इस फॉर्मूला को तो हम रखेंगे ही, जहाँ U2 को 0 बना देंगे। अब क्या है, अब चलिए, अब व्हेन यहीं से NCERT में दिया हुआ था, लेकिन हम थोड़ा बैक से गए ताकि आपका एक कंसेप्ट मिल जाए। अब क्या है, व्हेन U2 क्या हो 0 हो, यानी बॉडी B इनिशियली एट रेस्ट, बॉडी शुरू में क्या हो रेस्ट में था और A आके उसे टकराया। कहने का मतलब ये B हमारा क्या था रेस्ट में था और A आके उसे टकराया है, किस स्पीड से, E1 स्पीड से आके टकराया है। तो क्या कंडीशंस होगा, पहले इसको देख लेते हैं। अब V2 बराबर क्या होगा, M2 माइनस M1, तो रखेंगे U2 वाला टर्म ही 0 हो जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगा, तो 2M1 E1 और नीचे में क्या होगा M1 प्लस M2, V1 क्या हो जाएगा, तो U2 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म बचेगा, M1 माइनस M2 बटा M1 प्लस M2, यहाँ पर क्या हो जाएगा E1 हो जाएगा। अब क्या है, ये जब हमारा U2 0 है तो अब आगे चलते हैं, जब दोनों की मास बराबर हो, पहले क्या था ना, जब U रेस्ट में नहीं रहता था, सेकेंड बॉडी रेस्ट में नहीं रहता था, तब मास बराबर हो। अब क्या है, जब मास बराबर हो तो क्या होगा, व्हेन, अब सब केस लिखो इसमें, इसको सब केस इसलिए बोले ना, ये केस के अंदर, ये केस 2 है। अब केस 2 के अंदर सब केस आया, सब केस 1, जब हमारा मास क्या हो M1 बराबर M2 हो, माने इस कंडीशन में जब U2 0 हो तो मास बराबर होगा, तो क्या होगा, तो V2 का वैल्यू क्या आएगा देख लीजिए। अब M1 M2 को M मान लिया, तो यहाँ 2M होगा, U1 होगा, यहाँ M क्या हो जाएगा 2M हो जाएगा, तो 2M कट गया, तो क्या हो गया E1 हो गया। अब आगे देखिए V1 क्या हो जाएगा, V1 बैठाएंगे और U2 तो 0 है ही, तो इसमें हमारा V1 यदि निकालते हैं तो मास बराबर है, तो 0 हो गया, तो हमारा U1 भी 0, V1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इस हालत में भी देखिए, इसमें भी वेलोसिटी जब मास बराबर हो तो U2 0 है, तो अभी हमारा क्या है वेलोसिटी इंटरचेंज हो रहा है। कहने का मतलब जो कोलिजन के बाद पहला बॉडी का वेलोसिटी U1 0 हो गया, लेकिन हमारा दूसरा बॉडी जो था ना, वो पहला वाला बॉडी को वेलोसिटी को क्या कर लिया, ये आपको V2 क्या हो जाएगा E1 को प्राप्त कर लेगा। वेलोसिटी ये हमारा V1 है ना, V1 इसका 0 हो गया, लेकिन इसका V2 क्या हो जाएगा E1 को प्राप्त कर लेगा। इसमें वेलोसिटी, यानी कहने का मतलब ये किसी भी हालत में बॉडी B रेस्ट में हो या वेलोसिटी में हो, जब मास बराबर होगा तो वेलोसिटी का इंटरचेंज होना ज़रूरी है, किस में, तो इलास्टिक कोलिजन में। अब आगे बात बढ़ाता हूँ। अब यदि मान लो जे आपका मास M2 और M1 में बहुत डिफरेंसेस हो, M1 के कंपेरिजन में M2, अब सब केस 1 हो गया, अब सब केस 2 में देखिए, अब मास क्या होने, एक मास बहुत छोटा हो, दूसरा मास बहुत बड़ा हो, तो कौन मास बराबर है, ज़्यादा बराबर है, सब केस 2। सब केस 2 में देखिए, अब क्या है ना, M2 इज वेरी वेरी लार्ज देन M1, तो ऐसा होगा तो M1 कैन बी निगलेक्ट, M1 क्या होगा, M1 कैन इज निग्लिजिबल, M1 को निग्लिजिबल कर देगा, निग्लिजिबल हो जाएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं हमारा क्या एक्सप्रेशन आया था, वो तो मिटा दिया हूँ, फिर से देखना पड़ेगा आपको। V2 बराबर जब U2 0 था तो क्या आया था 2M1 E1 और नीचे में M1 प्लस M2, ये हमारा रिलेशन था। तो ये तो पहले था। अब क्या है ना, जब दोनों का मास को कंसीडर कर रहे थे, अब क्या है ना, हमको तो
M1 को छोड़ देना है। M1 हमारा क्या है, बहुत छोटा है, तो बहुत छोटा है, M2 बहुत बड़ा है, तो इसकी वैल्यू क्या होगा, ऊपर में बहुत छोटा और नीचे में बहुत बड़ा। तो ये हमारा इतना छोटा होगा ना, इतना छोटा होगा। अब हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर तो लगता है जो वैल्यू बहुत ही छोटा हो जाएगा। चलो यहाँ पर क्या है ना, जो हमने M1 को बहुत छोटा लिया, M1 को कितना लिया, लगभग 0 के करीब, तो ये 0 हो ही जाएगा। 0 नहीं बोलेंगे, लेकिन बोलेंगे करीब करीब 0, करीब करीब 0। अब क्या है ना, V1 का वैल्यू क्या आएगा, तो V1 के लिए हमारा जब U2 रेस्ट में था तो क्या आया था, M1 माइनस M2 और E1, और नीचे में था M1 प्लस M2। तो इसमें क्या है ना, M2 हमारा क्या है, बहुत बड़ा है, तो M1 को छोड़ दिया तो क्या हुआ, माइनस M2, यहाँ पर माइनस M2 या E1 और नीचे में M2, तो क्या हुआ, M2 कट जाएगा। तो इसमें शो कर रहा है, इसको मिटाता हूँ, इसमें शो कर रहा है जब V1 का वेलोसिटी क्या हो गया, माइनस U1। यानी कहने का मतलब हुआ जो बॉडी रेस्ट में है, जो बॉडी मूव कर रहा है, वो पहला बॉडी को क्या कर दिया, यानी पहला बॉडी का फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, रिटर्न हो जाएगा। जैसे कहने का मतलब ये B है, ये रेस्ट में है, अब ये गया, अब फिर क्या हो गया, ये इसी स्पीड से रिटर्न हो जाएगा, इसी स्पीड से क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। माने इसका पहला बॉडी का वेलोसिटी और B का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इसका वेलोसिटी B का वेलोसिटी ऑफ B क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कहाँ पर 0 लिखा हो, वेलोसिटी V2 इक्वल टू 0। तो कहने का मतलब हुआ ये पहला बॉडी जो रेस्ट में है, जो पूरा हेवी है, वो पहला हल्का बॉडी गया, टकराया, उसको रेस्ट में ही रहने दिया, उसको कोई वेलोसिटी नहीं दे पाया, अब फिर जितना वेलोसिटी से टकराया था उसी वेलोसिटी से रिटर्न आ गया। तो ये हो गया। अब केस 3, इसके बाद एक केस और है, जब आप लिख सकते हो सब केस 3, इसमें क्या होना, M1 बहुत बड़ा हो M2 से, तो हम M2 को क्या करेंगे, लगभग 0 मान लेंगे। अब उसके बाद यहाँ देख लीजिए, ये तो पहले से ही यहाँ हमारा है, तो इसका कोई यूज नहीं है, तो हम तो वहाँ पर V2 और V1 रखे हुए हैं, और नहीं रखे हैं तो देख लेते हैं। U2 तो 0 है, तो V1 के लिए हमारा पास क्या है, फार्मूला है, U2 तो 0 है ना, तो M1 माइनस M2 E1 M1 प्लस M2। हमको M2 को 0 ले लेना है, तो हमारा क्या आएगा, M1 E1, यहाँ पर हमको किसको 0 लेना है, M2 को, तो M1 हो गया। तो ये ऐसे हो गया, यानी V1 का वेलोसिटी E1 का हो जाएगा। यानी पहला बॉडी जब टकराएगा तो टकराने के बाद भी उसकी वेलोसिटी वही रहेगी। यानी ये टकरा रहा है B से, जो B रेस्ट में है, और B क्या है, B आपको हल्का है और ये भारी है ना। तो वो बॉडी से टकराया, ये बॉडी से टकराया, V1 देख लेता हूँ, ठीक है, ये है, ठीक है। M2 हमको क्या लेना है, 0 करना है, 0 करना, तो M1 हो गया, ये M1 हो गया, कट गया, E1 है, ये पॉजिटिव ही होगा। यानी कहने का मतलब जो पहला बॉडी अपने डायरेक्शन में वो उसी वेलोसिटी के साथ चलता रहेगा, यानी दूसरे बॉडी का कोई रुकावट उस पर नहीं होगा। और V2 क्या होगा, V2 के लिए आपको लिखना पड़ेगा जनरल इक्वेशन। जब U2 0 होता है तो आपके पास है 2M1 U1 और M1 प्लस M2, यही ना है। अब क्या कीजिए, इसमें M2 को 0 ले लीजिए,
M2 को 0 लीजिएगा तो क्या होगा 2M1 U1 और नीचे में क्या आ गया, नीचे में आपको आ गया आपको रखना है किसको, M1 को रखना है, तो एक कट गया, यानी V2 की वेलोसिटी क्या हो गई 2U1 हो गया, मतलब डबल हो गया। यही तो बता रहा है, एक बार देख लेते हैं। ये आपको V1 बराबर U1, ये हमारा U2 जब 0 हो तो V1 के क्या होता है, ये वाला फार्मूला होता है, और इसमें मास M1 को रखना है, M2 को 0 कर देना है, तो M1 तो M1 U1 M1, ठीक है। यहाँ पर देख लेता हूँ, हमको ये फार्मूला है जिसमें M1 को रखना है और M2 को छोड़ देना है, तो M2 छोड़ दिया तो 2M1 U1, ठीक है। यानी कहने का मतलब जो B का वेलोसिटी हो जाएगा ना, वो क्या हो जाएगा, वो पहला बॉडी के डबल हो जाएगा। पहला बॉडी का दूसरा बॉडी का वेलोसिटी, पहला बॉडी का वेलोसिटी जो टकराने वाला वेलोसिटी है ना, वो उतना अपना वेलोसिटी दे देगा, लेकिन दूसरे बॉडी B की वेलोसिटी पहला बॉडी की वेलोसिटी से जो टकरा रहा है उसकी डबल हो जाएगी। तो ये हमारा कंक्लूजन था। अब इस पर हम एक दो ठो न्यूमेरिकल बनाते हैं, सिंपल छोटा छोटा न्यूमेरिकल बनाता हूँ। चलो बच्चों, अब हम देखेंगे यहाँ पर क्या है ना, ये बॉडी ऑफ मास 2 kg, अब बॉडी ऑफ मास 2 kg, इसको M1 मान लिया 2 kg, ठीक है। ये क्या M1 मेक्स एन इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन है तो E का वैल्यू क्या हो गया, इसको इलास्टिक कोलिजन से E का वैल्यू 1 आ गया। अब क्या है विथ अनदर बॉडी एट रेस्ट, यानी हमारा U2 क्या हो गया 0 हो गया। अनदर बॉडी एट रेस्ट माने सेकेंड बॉडी रेस्ट में है, एंड कंटिन्यू टू मूव इन द ओरिजिनल डायरेक्शन। क्या है, बॉडी ऑफ मास 2 kg मेक्स एन इलास्टिक कोलिजन विथ अनदर बॉडी एट रेस्ट एंड कंटिन्यू टू मूव इन द ओरिजिनल डायरेक्शन। अब क्या है ना, जो हमारा V1 है ना, का V1 का डायरेक्शन U1 के डायरेक्शन में है, लेकिन क्या विथ स्पीड इक्वल टू 1/3 ऑफ इट्स ओरिजिनल स्पीड। V1 बराबर हो जाएगा U1/3। फाइंड द मास ऑफ सेकेंड बॉडी, अब मास M2 निकालना है। M2 का वैल्यू कितना है, M2 इक्वल टू व्हाट। तो हमारे पास क्या क्या चीज़ है वो हम देख लेते हैं। अब हमको फाइंड द मास ऑफ द सेकेंड बॉडी, सेकेंड बॉडी का मास निकालना है। तो चलिए पहला इक्वेशन में जाता हूँ, तो V1 और E1 दोनों दिया हुआ है, तो इसे काम आसान हो जाएगा। V2 तो दिया हुआ नहीं है, तो इसको नहीं लेंगे, पहला इक्वेशन को लेंगे, क्योंकि हमारा V1 और E1 दोनों दिया हुआ है और मास भी दिया हुआ है, तो मास का रिलेशन आ जाएगा। अब क्या है ना, V1 को क्या लिखूँगा E1/, क्वेश्चन में देखिए V1 बराबर क्या लिखा हुआ है, आप लिखिए उतना, मैं शॉर्ट में बना देता हूँ। ये हमारा इक्वेशन से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि V2 के कोई रिलेशन यहाँ नहीं दिया हुआ है, जो VT के बारे में पूछा भी नहीं गया है, तो ये हम रिलेशन को काट देते हैं, इसको कोई ज़रूरत नहीं है, ये हटा दिया यहाँ पर। आपको हमको इसी रिलेशन से काम हो जाएगा। अब चलिए V1 की जगह पर क्या लिखूँगा E1/3 M1 माइनस M2, M1 का भी वैल्यू लिखा हुआ है, रहने दीजिए अभी, M2। अब क्या है, यहाँ पर E1 रहेगा ही, और नीचे में क्या रहेगा M1 प्लस M2 रहेगा, तो E1 कट गया, यहाँ 1 हो गया। अब क्या कीजिए, क्रॉस गुना कीजिए, तो 3M1 माइनस M2 बराबर 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या होगा M1 प्लस M2, 3M1 माइनस 3M2, देखिए 3M1 माइनस 3M2, तो क्या होगा M1 प्लस M2। अब M1 को M2 को दोनों को अलग अलग रखते हैं, M1 को एक तरफ M2 को एक तरफ, तो M1 इधर आ गया तो माइनस हो जाएगा, 3M1 माइनस M1, 3M2 उधर गया तो प्लस हो गया। अब क्या हो गया, ये 2M1 हो गया, ये 4M2 हो गया। अब हमको M2 निकालना है ना, तो M2 बराबर क्या लिखेंगे
2m1/4। तो 2 लिखा, m1 का वैल्यू कितना है 2 kg है, यहाँ 4 लिख दिया, तो 4/4 क्या आएगा 1 kg आएगा। तो मैं समझता हूँ कि मैं एक छोटा सा न्यूमेरिकल दिया, न्यूमेरिकल के लिए एक अलग अभी बनेगा। अभी आपको कोलिजन में 3 वीडियो चाहिए, तो एक वीडियो बन गया। आप दूसरा वीडियो होगा जो एनर्जी लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन इलास्टिक कोलिजन, और तीसरा होगा कोलिजन इन 2 डायमेंशन। तो कोलिजन इन 2 डायमेंशन के लिए यानी 2 छोटे छोटे वीडियो और आपको लगेगा तो कोलिजन कंप्लीट हो जाएगा। और एक न्यूमेरिकल के लिए मैं बनाऊंगा, और एक स्प्रिंग पर रिलेटेड न्यूमेरिकल जो बहुत डिफरेंट कंडीशंस का बहुत यूनिक न्यूमेरिकल रहेगा वो बनाऊंगा। तो मैं समझता हूँ कि मैं जो बताया हुआ टॉपिक्स आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। इसको 1-2 बार पॉज करके भी देखिए, या 1-2 बार रिपीट भी कीजिए, देखने की ज़रूरत पड़ी तो कीजिए। और एनसीईआरटी के बुक के साथ कोई साइड बुक रखे हो उसको भी 1-2 बार पढ़िए, तो आपको पढ़ना ज़रूरी है, तभी आपको समझ में आएगा। तो चलो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे बताए हुए समझाए हुए तथ्यों से आप लाभ उठाइए। थैंक यू।